Hello all, welcome again to the session of Made Easy. Today we're going to discuss about what can be your best strategy for the last 6 months for the GATE 2025. So I, along with Lamia ma'am, I'm going to discuss actually about the strategy for the different students. Actually we'll classify first students into different category, and then we will advise the best strategy for the different category or classification of the students. Yes, sir. So, like for GATE 2025 examination, I think, sir, we have approximately 6 months Yes. for the preparation. It's And almost somewhere exact 6 months only, na? yes, sir. Because today is 9th or 10th, na? Today is 9th yes. of August, so Yes. approximately 6 month student have. And if we are going to talk about the type of students, so definitely some of the students who already completed less than 40% of the syllabus, like those who started preparation from January, and some of the students who already completed more than 40-50% of the syllabus, and now they are doing the revision and completing the remaining part of the syllabus. And the third category is repeaters. Okay. So the first question from you, sir, what should be the correct preparation strategy for the repeaters? Okay, if you talk about repeaters means they have already prepared the content. The Yes. concept knowledge is there with them. They have that basic threshold. Threshold Yes. means 80% of the coverage is already done. रिपीटर्स के लिए आई विल गो फर्स्ट फॉर द एक तो प्रोसेस क्या रखना चाहिए आपको, एंड देन उसमें फिर स्ट्रेटजी क्या है. यस सर. प्रोसेस आपका बिल्कुल क्लीन है. आपको कंसेप्ट आने चाहिए. जैसे अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं, अब आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन करने के लिए आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए. और या फिर आप डिफ्लेक्शन क्वेश्चन करते हो तो डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए. या मैथ्स की बात करें, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बनने के लिए प्रोबेबिलिटी आपको पता तो हो ना, रैंडम वेरिएबल वगैरह सब क्या होते हैं, बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. तो आपको एक कंसेप्ट नॉलेज चाहिए. वो आपके पहले से आपने पढ़ा होगा तो नोट्स होंगे, आप उसको रिवाइज कर लीजिए. सेकंड स्टेप आता है वर्कबुक या जो भी आपको प्रैक्टिस बुक मिली होगी, आपने जहां से भी प्रिपरेशन की होगी वहां पे आपको वर्कबुक या प्रैक्टिस बुक मिली होगी. आप उसको कर सकते हैं क्योंकि अभी 6 महीने हैं. अगर कम टाइम होता तो मैं शायद वर्कबुक को हटा देता यहाँ से, बट फर्स्ट 6 महीने हैं तो कर सकते हो. कंसेप्ट कर लीजिए, वर्कबुक, एंड देन गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सामने हाथ जोड़िए, नमस्कार करिए. आपके लिए वो अमृत जैसा है जो अवेलेबल है. आप प्रीवियस ईयर को धुनिए अच्छे से, और प्रीवियस ईयर करने के बाद आपसे, मैं 20 साल के तो कर ही लीजिए आप, है ना. 20 से ज्यादा कर पाए तो अच्छी बात है, बट 20 के करिए. एंड लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस शुड बी कि आपको टेस्ट सीरीज देनी है. टेस्ट सीरीज, उसमें आप टेस्ट सीरीज में बाकी सब चीजें आएंगी. आप एनालाइज करेंगे अपने आप को, गलतियां फाइंड आउट करेंगे, वो सब दैट इज देयर. तो स्टेप इज आपको कंसेप्ट करने हैं, एंड देन आपको वर्कबुक, देन आपका थर्ड स्टेप आएगा उसके बाद टेस्ट सीरीज. नो सॉरी, टेस्ट सीरीज नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फोर्थ विल बी टेस्ट सीरीज. अब हर बात में आप, अब बच्चे नहीं है तो वो बात आप समझते हैं. जब आप कवर कर रहे हैं कंसेप्ट, तो जो कुछ मिस हो गया है टाइम है वो तो कर लो अपने से, खुद से. अगर क्लास में मिस हो गया है, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो कर लीजिए. दूसरा आपके पास, जैसे मैं बता रहा था वर्कबुक में, तो वर्कबुक में आप देख लीजिए कि आपके पास एक, जैसे कोई क्वेश्चन बहुत ही आपको इजी लग रहा है, तो ये नहीं पूरा उसको सोल्व करके फील ले रहे हो कि वाह मुझसे हो गया. अरे भाई टाइम वेस्ट मत करिए, निकलिए आगे. आप प्रीवियस ईयर में इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि पहले कुछ बच्चे होंगे पहले 1-2 सब्जेक्ट के तो 40 साल के करेंगे, और फिर अगले सब्जेक्ट को देखेंगे ही नहीं. अरे उससे बेहतर तो आप पहले 20 साल के करो ना, सबके समय मिल जाए तो फिर लौट आना. उसमें भी इतना याद रखना, कुछ क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि कुछ बच्चे एक क्वेश्चन के पीछे 4 घंटे लगा देते हैं. भाई अगर ऐसा पेपर में भी क्वेश्चन आया ना तो आपसे वो भी नहीं बनेगा. सही बात है. आप उस पर टाइम वेस्ट मत करिए. आप अपने अहंकार को थोड़ा कम करिए, है ना. हर क्वेश्चन को करने पे लगेंगे तो दुनिया में ध्यान की चीजें अनसोल्ड है, ऐसे मत फंसिए. और जब टेस्ट सीरीज की बात करें तो आप एनालाइज करिए अपने आप को. मार्क्स अगर बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो उड़िए मत, बहुत कम आ रहे हैं तो कोशिश करिए ना, जहाँ गलतियां हो रही है तो इंप्रूव करिए. अब वो गलतियां तरह तरह की होती हैं टेस्ट सीरीज में ना परफॉर्म करने की. आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो इसका मतलब या तो कवरेज कम हो सकता है, या फिर आपसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं है आपका, या फिर दोनों चीजें सही है तो आप सिली मिस्टेक कर रहे होगे. सिली मिस्टेक नहीं कर रहे होगे तो आप मतलब क्वेश्चन पेपर बहुत टफ होगा,
बट रैंक तो आपकी ठीक आनी चाहिए अगर पेपर टफ सही है बात तो। है, अगर क्योंकि टफ है तो फिर सबके लिए टफ होने वाला है। एंड सर आई वांट टू से कि आपने बहुत ही मतलब ब्लंटली बहुत ही परफेक्ट बात बोली है कि भाई थोड़ा सा जो है ना, आप वो नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उड़िए मत, उस तब भी आप एकदम यू शुड लाइक अ वाटर, लाइक अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तब भी हम स्टेबल हैं और खराब आ रहे हैं तब भी स्टेबल है। तो इससे सर फायदा ये होता है कि वो स्टूडेंट जो नंबर देख के मोटिवेशन डिमोटिवेशन को गेन करते हैं ना, उनके लिए काफ़ी चीज़ें जो है ना स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि अगर नंबर खराब आएंगे तो आप डिमोटिवेटेड भी नहीं होगे, पढ़ाई भी नहीं छोड़ोगे। यार देखो मेरा तो अब एक्सपीरियंस, मैं यहीं पे 10 साल से हूँ, अब 11वां साल है। मैं तो ये कहता हूँ कि नंबर जब आपकी रैंक आ जाए तब भी मत उड़िए। तो टेस्ट सीरीज की रैंक तो एक अलग बात है, एक्चुअल रैंक आने के बाद भी मत उड़िए। जीवन बहुत लंबा है भाई, सही बात। आप हार जीत को एक्सेप्ट करने लगोगे फिर आप सेल थ्रू कर पाओगे, नहीं तो आप नाचते रहोगे ऐसे ही। सही बात आप तो बिल्कुल रोलर कोस्टर बन जाएगा। एंड थोड़ा सा सर ये भी है कि जैसे आप 20 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सो स्टार्ट फ्रॉम 2024, हाँ, ताकि जो है ना आप 25 से आप कर लीजिए। 25 तो अभी एग्जाम होगा नहीं, 2005 से कर लीजिए, 24 तक आपके हो जाएंगे, 24 तक हो जाएंगे, और 24 से 2005 की तरफ बढ़िए ताकि लास्ट 10 इयर्स के जो हैं वो आपके सबसे पहले कंप्लीट हो जाएं। एंड देन फिर स्लोली आप जो प्रीवियस और थोड़ा 2005 तक के क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में देखेंगे ना, जैसे आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, आपको चेंजेस नजर आएंगे। आप समझिए, हो सकता है आप देखो पेपर बनाने वाले भी तो, जो एक आपके पैनल होता है वो भी तो बदलता रहता है ना। सही बात है। 1989 में जिसने मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनाए होंगे वो अब थोड़ी होंगे मैकेनिक्स से क्वेश्चन बनाने के लिए। बहुत कुछ चेंज होता है भाई, बहुत कुछ बदलता है। तो रिसेंट ईयर्स आपको फील देते हैं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके का पैटर्न अभी चल रहा है, पसंद है। तो खैर ये प्रोसेस का पार्ट था। मैं स्ट्रेटजी की बता देता हूँ इनको। जी सर, जी सर। क्या करना होगा प्रीवियस जो रिपीटर्स हैं 6 मंथ्स में, मुझे जो लगता है कि आपको ये सब तो करना है, बट ये सब करते हुए टेस्ट सीरीज जाते हुए, टेस्ट सीरीज में आप क्या है 3 टाइप के पेपर्स होते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज, एक होता है मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज। ये आपको कवर कर लेने हैं, सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट वाइज। और वो बाकी प्रोसेस है पूरा 4 स्टेप के बाद ही तो टेस्ट सीरीज में पहुंचेंगे बाय नवंबर एंड। आपको नवंबर एंड तक ये फिनिश करना है सारा। अच्छा, नवंबर एंड तक फिनिश करना है तो आप मंदबुद्धि तो है नहीं, अभी से हिसाब लगा लो आपके पास कितने महीने बचे हैं इसके नवंबर एंड के। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने। तो 4 महीने में कौन सा सब्जेक्ट कब कंप्लीट करूंगा उस हिसाब से आप करिए और उससे स्टिक करिए प्लान से। थोड़ा सा आप में क्या होनी चाहिए, इस चीज की डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए कि थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है। मैं कह रहा हूं नवंबर एंड तक आप फिनिश कर दीजिए सिलेबस। नवंबर एंड ना हो पाए तो दिसंबर 15 तक, 2 वीक, इससे ज्यादा नहीं है कि जी आप जनवरी 15 तक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर फंस जाएंगे। सही बात है। तो आपको स्टिक करके नवंबर एंड या मैक्सिमम दिसंबर 15 तक आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट दे देना है। अगर थोड़े बहुत कोई बच भी जाए तो कोई बात नहीं भाई, A to Z ना भी लगा पाओ, थोड़े बहुत टेस्ट, मतलब 80% इज द गुड टारगेट मुझे लगता है। फिर आप लग जाओ फुल लेंथ पे, फिर तो मस्त। जो अच्छा रिवीजन जब करोगे तो जो वीक लग रहा है उसको रिवाइज कर लो, या जो लग रहा है भूल रहे हो उसको रिवाइज कर लो। टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। फिर आपको कौन से देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट में जब जहां आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो उस एरिया को, जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में मैं एंट्रोपी को नहीं कर पा रहा हूं, एंट्रोपी जनरेशन के क्वेश्चन मुझसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो समझ गए ना तुम उसमें वीक हो, तो फर्स्ट लो सेकंड लो भी क्यों चक्कर काट रहे हो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके करो। जैसे मैथ्स में लेट्स से आपके पास, मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं कर पा रहा हूं, अरे तो यार वेरिएबल सेपरेशन के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो, अरे उसी पे जाके करो ना, वहीं पे एफर्ट लगाओ। बार बार क्या फील ले रहे हो कि x रेज़ टू पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार रिवाइज कर ही लेता हूं। वहां पर सर काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। अरे कुछ लोग फील ही लेते रहते हैं, जो आता है उसको पढ़ के खुश घूमते रहते हैं, फिर वो ब्रेक लेंगे, फिर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। और सर रिपीटर्स में एक चीज मैंने और देखी कि आप मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो कई बार मैसेज करते हैं कि मैम सिलेबस जब हमारा कंप्लीट हो चुका है तो उसका रिवीजन करना बड़ा बोरिंग हो जाता है। कि सेम चीज मैम हमें लगता है जब हम बुक ओपन करते हैं या अपनी नोटबुक को कोई भी चैप्टर हम देखते हैं तो हमें लगता है हमें सब आता है, हम क्यों ही रिवीजन करें। तो टेस्ट सीरीज दे लिया करो ना। हाँ, समझ आ जाएगा, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, आइडिया लग जाएगा। हाँ, जब आपको लगे कि मैं तो बहुत ही 30 मार्क का हूँ तो टेस्ट सीरीज दे रहा करो, अपने आप जमीन पे आ जाएंगे पैर। सही बात है भाई। जीवन का, मैं तुम्हें कंपटीशन एग्जाम भी मैंने दिए, मैं उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
आपको कभी भी ये लगे ना कि ये क्वेश्चन तो किसी ने नहीं बना होगा, मैं एक दो नहीं कह रहा हूं, करीबन 100 बच्चे वो करे हुए मिलेंगे। जब आपको ये लगे कि इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ सकता, आपको उससे ज्यादा पढ़ते हुए लोग मिलेंगे। ये बात कभी मत भूलना। और जीवन में तो तुम समझ सकते हो, इंडिया की ओलंपिक परफॉर्मेंस हमें दिख ही रही है। सो पॉइंट ये है कि आपको कभी भी लग सकता है कि अब मैं कर ही दूंगा भाई, लेकिन जीतता वही है जो कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। और रिपीटेड काम करने वाले ही आपके पास, आप कहीं भी देख लो, चाहे बहुत ही मीडियोकर लाइफ हो, आपकी मदर देख लो, अगर वो रिपीटेड, मेरी मदर जैसे होम आपके पास घर में काम करते हैं, तो वो होम मेकर है, तो वो तो पिछले मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 40-45 साल से रोज रोटी बनाती है। वो किसी दिन कह दे बोर होके कि मैं तो बोर हो गई हूँ रोटी बनाने से। मगर सर आप एक चीज देखिए कि ये जो रिपीटेशन है ना, ये परफेक्शन की तरफ भी टेंड करता है। बिल्कुल क्योंकि जो रोटी मम्मी ने फर्स्ट टाइम बनाई होगी और 45 इयर्स कंप्लीट करने के बाद जो रोटी आज बन रही है, तो आज रोटी एकदम परफेक्ट है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। परफेक्ट भी। और मुझे ये लगता है मैडम, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपको ना रिपीटेटिव वर्क करना ही पड़ता है। यू बेटर एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इवन वी आर आल्सो डूइंग द रिपीटेटिव वर्क, सेम सब्जेक्ट वी आर टीचिंग 5 टाइम्स 10 टाइम्स इन अ ईयर। मैंने तो 250 बार पढ़ा दिया होगा मैकेनिक्स। सो रिपीटेशन, मतलब ज्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं, कम ही बता रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चंस बदल देते हो, बहुत कुछ बदल जाता है, बट कोर तो सेम रहती है। अरे न्यूटन के लॉ तो सेम है, और 250 बार तो मैंने पढ़ा है, बट 250 साल से भी तो सेम ही है। सही बात है। सो ये तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गई रिपीटर्स के लिए। अच्छा, मुझे याद आया, आप रिपीटर कह रहे हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा जब भाला फेंकता होगा, अरे तो रोज सेम का, रोज नहीं करता वो। सही बात है। रोज एक दिन आके कह रहा यार मैं बोर हो गया हूँ अब यार, मैं अब वही रोज भाला फेंकते रहो। क्या यार रोज भाला फेंकना, तो भाई जागो थोड़ा, लुक अराउंड। विराट कोहली कह रहा कब तक कवर ड्राइव मारूं मैं यार, अरे यार बोर हो गया। वेरी नाइस एग्जांपल सर। आई थिंक अब आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा अगर आप ये सेशन देख रहे हैं। सो अभी सर रिपीटर्स के अलावा भी जैसे हमने 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को डिवाइड करा, वो स्टूडेंट जो 40% से भी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस अभी 40% भी नहीं पहुंचा है, मतलब हार्डली 2-3 सब्जेक्ट कवर करें हैं। तो वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस लेस देन 40% है, उनको तो सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप अपना 100% दीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि हो सकता है आपका गेट 2025 एग्जामिनेशन नहीं निकले, बट जैसे ही आप ये कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करते चले जाओगे, दिसंबर तक आपके और 70-80% सिलेबस कंप्लीट होंगे, फरवरी तक पहुंचते पहुंचते आप और अच्छे लेवल पर चले जाओगे। बट गेट इज नॉट द ओनली अपॉर्चुनिटी। अपार्ट फ्रॉम गेट एग्जामिनेशन यू हैव बार्क एग्जामिनेशन जस्ट आफ्टर गेट, तो वो आपका मार्च के आसपास होता है, वहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इंडिविजुअल पीएसयूज के एग्जामिनेशंस हो गए, आप जैसे जैसे आपके मंथ्स कंप्लीट होंगे, भी आता है। ISRO आ गया आपका, ICRB का जो एग्जाम होता है उसको आप टारगेट कर सकते हो, HAL HPCL के एग्जाम्स हो गए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप अगर कंसिस्टेंटली करते चले जाओगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपका गेट में सिलेक्शन ना हो, बट जस्ट आफ्टर गेट जो एग्जामिनेशन है, अपॉर्चुनिटी है, वहां हो जाएगा। एक और अपॉर्चुनिटी भी इनके पास, जो सबसेट आने बना है अब, जो गेट के 2 जो पेपर हैं, तो वो भी तो कर सकते हैं। आप जैसे आप समझो नहीं, पहली बात तो जिनका सिलेबस अभी बहुत ही कम कवर है, खुद तो अभी जागेंगे वीडियो देख के या फिर, तो देखो एक बात समझ लो, कोई भी टेक्निकल या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें अब कंपटीशन में आप तब आते हैं जब आपका 80% कवरेज होता है, आपको ना वो हिट आ जाता है। जैसे अब मैं सिविल इंजीनियरिंग से हूँ, तो मेरे को हिट आ जाएगा कि अब मैं सिविल इंजीनियरिंग के पेपर मैं दे सकता हूं, मैं फाइट कर सकता हूं। वो तब आता है जब आपको 70 to 80 मतलब अराउंड 75% आपका कवर हो जाता है। देन यू फील लाइक कि हाँ मैं अब इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकता हूं। वो आपको लाना ही पड़ेगा। तो अगर आप मान लो लेस देन 40%, मान लीजिए आप 20% पे हैं, तो आपको वहां तक पहुंचना ही पड़ेगा। उससे पहले अगर आप इस तरह के ख्याली पुलाव रखते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो भाई अनरियलिस्टिक टारगेट अगर है तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगी, और फ्रस्ट्रेशन देन सर्टेनली विल लीड टू डिप्रेशन एंड ऑल द एंजाइटी एंड ऑल। ये जीवन में याद रखो, अगर अनरियलिस्टिक टारगेट अगर आपने रखे ना, तो दैट विल सर्टेनली लीड टू फ्रस्ट्रेशन, एंड इट विल फ्रस्ट्रेशन विल लीड टू डिप्रेशन एंड एंजाइटी। सो आप अनरियलिस्टिक टारगेट मत दीजिए एकदम से। 10% सिलेबस से जाग गए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, आप अपना ना बेस्ट एफर्ट दो सिलेबस को कवर करने में 75-80%। अगर गेट तक वो हो गया,
ऐसे भी मैडम बहुत बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया अच्छा। एक और करा है, आप कर इसलिए भी सकते हो क्योंकि कंपटीशन अब गेट में कम हो गया काफी पहले के मुकाबले में। तो अगर आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो आप वैसे भी सेल थ्रू कर सकते हो। और अगर मान लो नहीं किया तो आपने प्रिपरेशन अच्छी की तो जो नेक्स्ट राउंड जैसे ही शुरू होगा, पेपर शुरू होंगे, आप वो परफॉर्म कर सकते हो अच्छा। डेफिनेटली उसमें भी तो परफॉर्म करने की चांस है। बाय द वे एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी है। आजकल गेट के 2 पेपर होने लगे हैं, एक तो मेन और एक उसका दूसरा साइड वाला पेपर है। जैसे मैकेनिकल में आप पेपर दे सकते हो, कौन सा बेटा, एक्सी का पेपर दे सकते हो या पीआई हो गया। उसमें सिलेबस कम है, सिलेबस कम है। तो जैसे एक्सी में तो 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं और मैथ्स एप्टीट्यूड, तो इतना तो तुम दिसंबर में जाके तब भी कर लोगे। दूसरा जैसे मैं सिविल में बात करूं तो एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट में आपको पढ़ाया गया है, एक एप्टीट्यूड और मैथ्स है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होता है, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एक इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा है आईएन ऐसा कुछ है, वो उसका सबसेट है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा सिलेबस है तो उसका छोटा सा सबसेट है, वो प्रिपेयर कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में आप डेटा साइंस एंड ये जो क्या इसका डीए है, डीए का पेपर, तो वो डीए वाला पेपर कर सकते हो। सबसेट है, वो पूरा नहीं हो रहा हो तो वो पक्का कर सकते हो। और अगर वो अच्छा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, यस सर। एंड सर वो स्टूडेंट जिनका 40% से भी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। 40-50% सिलेबस जो मतलब ठीक ठाक समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनवरी भी नहीं हो, अगर मान लो किसी का मार्च अप्रैल में भी हुआ, बट सिलेबस तो अरे मैडम 40% होने में समय क्या लगता है। मैथ्स एप्टीट्यूड होते ही तो 30 पे हो। सही बात, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, 40 प्लस में आ गया। अगर आपका इवन मई में भी शुरू हुआ है तो भी आप 40% पे होंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट, ये वीडियो जारी होगी 2-3 दिन बाद, तब तक तो हो चुका होगा। सही बात है। और 2 सब्जेक्ट। सो आई थिंक उनको थोड़ा सा जो प्रीवियस कंप्लीटेड सब्जेक्ट हैं उसमें ये देख लीजिए कि हाईली वेटेड सब्जेक्ट कौन से हैं, क्योंकि आपका एग्जाम होगा फरवरी में। जो हाईली वेटेड सब्जेक्ट है उनको क्या कर सकते हो आप, थोड़ा सा बीच बीच में रिवीजन करते रहो। अब रिवीजन भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो भूल जाएं किसी भी चीज को। बहुत सारे स्टूडेंट सर ऐसे हैं कि पढ़ते हैं, अगले हफ्ते ही पूरा सब्जेक्ट दिमाग से निकल जाता है। बस एक्चुअली ये है कि जैसे आपकी डेप्थ अगर बहुत कम है ना किसी चीज में, तो आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हमें वो लगता है कि उनको शार्प तेज है, वो शार्प नहीं है। वो कॉलेज में ना पढ़ के आते हैं, वो थोड़ा जब जैसे ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं किसी में या जैसे भी पढ़ते हैं, उनको और क्लैरिटी आ जाती है। सही बात है। फिर उनको डर नहीं लगता, वो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे आएंगे, आके बैठ गए, हाँ सर न्यूटन भी था कोई, अब उसको पढ़ाना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, न्यूटन का नाम सुना है, अब वो कह रहा है सर मैं तो पढ़ के भूल गया। लेकिन एक वो भी तो बच्चा है जो पहले से सारे लो आते हैं उसे, वो थोड़ी भूलेगा, कहीं ना कहीं मेहनत की हुई होती है। लेकिन अगर आप 40% से ज्यादा आपका कवर हो गया है, पहला आपका नेचुरल एफर्ट देखना किधर जाएगा, सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करो, उसी पे एफर्ट लगाओ। वो सही एफर्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत एफर्ट है, बिल्कुल नहीं है। बट जो सब्जेक्ट हैं जिनका आपके पास वेटेज हाई है, मतलब जिनका पेपर में ज्यादा नंबर का आता है, ऐसा मत करना कि उनको पूरा ही भूल जाओ। अदरवाइज जब उनको रिवाइज करोगे तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी, पहचानेंगे नहीं वो सब्जेक्ट्स। हाँ, तुम सबको भले ही रिवाइज ना कर पाओ, लेकिन जो वेटेज जिनका ज्यादा है उनको तो रिवाइज करते रहो। बीच बीच में 1 घंटा दे दिया, रोज 1 घंटा इस तरह, और बाकी जो सिलेबस कवरेज पे लगे हुए उस पे लगे रहो। और फिर जब सिलेबस कवरेज हो जाए फिर फोड़ो, थोड़ी और मेहनत करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सर सिलेबस कंप्लीशन पे सिर्फ थ्योरी कंप्लीशन और डेरिवेशन कंप्लीशन मैटर नहीं करता है। सिलेबस कंप्लीशन में आपके बीच बीच में टेस्ट भी इंक्लूडेड होने चाहिए। बीच बीच में आपके क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो डेफिनेटली हो ही रहे होंगे, बट उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर जैसे कि अगर आप मेडिजी स्टूडेंट हो तो आपको वर्कबुक्स मिली होंगी, पोस्टल स्टडी कोर्स में भी वर्कबुक्स रहती हैं, तो वो वर्कबुक के क्वेश्चन हो गए। तो कुछ ना कुछ आपको साथ में लगाते रहना है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन इट्स ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हैं क्या जो थ्योरी पढ़ लेते हैं? उनको ये रहता है कि फटाफट पहले थ्योरी पढ़ा दीजिए, डेरिवेशन करा दीजिए, बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे। दिसंबर में टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। क्या बोलूं मैं, अरे भाई, अरे न्यूमेरिकल तो यार रोज ही करने हैं, इसमें क्या बताने वाली बात है। करने हैं, यस। अगर मेरे को मान लो कोई कहता है, लेट्स टॉक अबाउट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। अब लाप्लास में फॉर्मूले पढ़ लिए कि ये होता है, बिना क्वेश्चन करे अगर आपको लगता है तो आप भाई वो करने होते हैं। ये बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी ही बेसिक सी बात है कि आपके पास क्वेश्चंस करने होते हैं, रोज करने होते हैं। न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल करने पे ही तो होता है सब्जेक्ट कि आपको कंसेप्ट आ गया, उससे पहले कैसे मान लोगे यार? सो जब तक आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं तब तक समझ लीजिए आपका सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है। न्यूमेरिकल रोज करने होते हैं, बतानी पड़ रही है बात। सो फाइनली जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे फॉर द रिपीटर्स स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट हु कंप्लीटेड देयर सिलेबस मोर देन 40% एंड हु कंप्लीटेड देयर सिलेबस लेस देन 40%। तो जैसे कि हमने डिस्कशन करा, रिपीटर्स के लिए सबसे बेटर यही है कि बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर आप फोकस करें, जो भी वीक पॉइंट है उसको आप रिवाइज करके स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करें। देन वर्कबुक आप या फिर कोई आपके पास प्रैक्टिस बुक है उसको आप सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर परफॉर्म करिए एंड जितने भी सब्जेक्ट वाइज और मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट हैं, जैसे कि सर ने बताया कि नवंबर एंड तक आपके ये सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन यू विल बी एलिजिबल टू लाइक अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट इन दिसंबर एंड जनवरी। वो जो 2 महीने होंगे वहां पर आप परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पर काफी अच्छा फोकस कर सकते हो। देन हमने बात करी वो स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस जो है वो 40-50% के आसपास कंप्लीट हो चुका है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका जो प्राइमरी फोकस है वो सिलेबस कंप्लीशन पर होना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप फ्री हो जाओगे, आप रिवीजन पर फोकस कर पाओगे, टेस्ट पे मॉक टेस्ट में आप फोकस कर पाओगे। मगर हाँ, उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करा कि जो भी हाईली वेटेड सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ऐसा ना हो नवंबर दिसंबर तक जब आप सिलेबस कंप्लीट करके फ्री हो तो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो एकदम वैनिश हो चुके हो आपके ब्रेन से। तो वहां पर आपको थोड़ा सा काम करना है। एंड देन द स्टूडेंट हु कंप्लीटेड लेस देन 40% सिलेबस, 2-3 सब्जेक्ट अगर आपने कंप्लीट करे हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया कि भाई पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप अपना 100% दीजिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते रहोगे तो दिसंबर जनवरी तक आप मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस डेफिनेटली कंप्लीट करने वाले हो। इन केस अगर आपका गेट में अच्छा नहीं होता है तो उसके बाद भी आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, लाइक बार्क एग्जामिनेशन हो गया, जस्ट आफ्टर गेट आपको देखने को मिलेगा, ISRO ICRB का एग्जामिनेशन हो गया, इंडिविजुअल PSUs का एग्जामिनेशन हो गया। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अभी यही सोच लोगे कि यार 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट है, इतना कम टाइम है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऑलरेडी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर आपका और सिलेक्शन नहीं होगा। सो यू शुड गिव योर 100%। सो सर, इफ यू वांट टू से एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स? You have already covered all the Yes, points. I would add in the end कि देखो हर ब्रांच में 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं सबको पता होता है कि काफी टिपिकल है, उनको मत भूलना, वो लास्ट में बहुत रुलाते हैं। तो उनको थोड़ा सा होल्ड रखना, मतलब जो अभी फ्रेशर बच्चे हैं उसको मत भूलना, वो नहीं लास्ट में बहुत परेशान कर देते हैं। वो 1-2 ही सब्जेक्ट होते हैं, 2 सब्जेक्ट, वो उस पर होल्ड रखना, उनका रिवीजन करते रहना। मतलब वेटेज भी ज्यादा होना चाहिए। टफ है और पेपर में नहीं आता फिर तो साइड करो। सही बात है। टफ है लेकिन पेपर में आता है, उसको इज्जत देते हुए उसको रिवाइज करते रहना। एंड अदर देन दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। सो थैंक यू ऑल। विल मीट यू अगेन in the next video definitely. So thank you very much. If you have any doubt, please comment.